जेकेएसएसबी टॉप 20 क्वेश्चंस वाली सीरीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज डे 3 रहने वाला है। एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, सेकंड भी स्क्रीन में है, बाकी स्क्रीन में आते जाएंगे। जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें बाकी वीडियोस आप देख सकते हो। ये सभी वीडियोस वहां पर ऐड होती जाएंगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूं। What was the theme of the National Youth Day 2023? नेशनल यूथ डे 2023 की बात करेंगे। थीम क्या सेट करी गई थी वो बताना है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेशनल यूथ डे होता कब है? 12 जनवरी, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करा जाता है। क्यों सेलिब्रेट करा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसीलिए 12 जनवरी डिसाइड करा गया है नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करा जाएगा। कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट करा है? 1984 में डिक्लेयर करा था और 1985 से ये नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। अब आपसे पूछा है कि नेशनल यूथ डे की थीम क्या थी। ऑप्शन नंबर ए में है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन क्या था? 5 जून 2023 चल रहा है, तो 5 जून की अगर हम बात करें क्या होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। इन्वायरमेंट डे की जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये आपको समझ आ गया। लेट्स मूव ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। ये जो लेट्स मूव है ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे कब होता है? 23 जून को होता है। ये 23 जून यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम थी लेट्स मूव। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इन्वायरमेंट डे की थी, लेट्स मूव इंटरनेशनल ओलंपिक डे की है। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, ये किसकी थी? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की ये थीम थी। ये कब होता है? 20 मार्च को होता है। तो क्या बच गया? विकसित युवा, विकसित भारत, यही जो है नेशनल यूथ डे की थीम थी। तो आपको ये पता होना चाहिए, यूथ है ना, विकसित युवा, तो यहाँ से आप याद रख लेना, यूथ का मतलब युवा, विकसित भारत। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे 2023 की थीम थी। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच इज द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया? टोटल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटी यूटी कौन सी है पूरे इंडिया की? अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करेंगे, 32 से 33 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है। सबसे छोटी यूटी इंडिया की कौन सी है? लक्षद्वीप की हम यहाँ पर बात करेंगे। लक्षद्वीप की बात करें, चाहे मलयालम की बात करो, चाहे संस्कृत की बात करो, क्या कहते हैं इसे? 100,000 लेक्स, इस तरह से कहा जाता है इसे। एक्चुअली में है क्या? 36 आइलैंड्स का ग्रुप है लक्षद्वीप आइलैंड की। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी यूटी वही आ जाती है। इसकी कैपिटल क्या है? कवरत्ती इसकी कैपिटल है, जरूर आपको पता होगा। मिनिकॉय की बात करेंगे, इसका सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड भी आपको देखने को मिलता है मिनिकॉय, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो देखो, लक्षद्वीप जो पूरा ग्रुप है 36 आइलैंड से जो पूरा ग्रुप लक्षद्वीप का है। और ये म्यांमार की बात करेंगे किससे अलग होता है? मालदीव्स की बात करेंगे किससे अलग होता है? ये अलग होता है 8 डिग्री चैनल से। फिर 9 डिग्री चैनल आता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करने का काम करता है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को और इस मिनिकॉय आइलैंड को अलग करने का काम करता है। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया। आपको क्या बताना है? लक्षद्वीप वहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं वन बाय वन, बाकी क्वेश्चंस भी कवर करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप? अब 4 ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। आपसे पूछेगा इनमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है वीट, बी में है मस्टर्ड, सी में है रबड़ और डी में है ऑयल सीड्स। देखो, प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे, प्लांटेशन क्रॉप को कभी कभी हम कमर्शियल क्रॉप भी कहते हैं, है ना, और कभी कभी इन्हें हम कैश क्रॉप की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो यही सब समझ सकते हो प्लांटेशन क्रॉप मतलब क्या है। आप इनको जनरली किसके लिए यूज करते हो? कमर्शियल पर्पस के लिए, खेती बाड़ी वगैरह करते हो। प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे, जैसे आपने सुना होगा रबड़ प्लांटेशन, है ना, टी प्लांटेशन या कोकोनट प्लांटेशन, इस तरह के जो प्लांटेशन की बात करेंगे। इसी में एक रबड़ प्लांटेशन भी आता है जो आपको देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन में, है ना। और आपको पता है पेरिनियल क्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाती है प्लांटेशन क्रॉप, मतलब जिनको
ऐसे नहीं कि आपको हर साल इसकी क्रॉपिंग वगैरह करनी पड़ेगी, एक बार लगा तो फिर अगले साल दोबारा अपने आप लग जाएगी, कम से कम 2 साल तक ये इसका काम अपने आप चलता रहता है। तो पेरेनियल क्रॉप्स की कैटेगरी में भी आ जाएंगी। तो समझ आ रहा है, आप कमर्शियल पर्पज के लिए इसकी खेती वगैरह करती हो, जैसे रबड़ की खेती, टी की खेती, आप अपने पर्पज पे तो नहीं कर रहे हो, बेचने के पर्पज से कर रहे हो, मैन पावर वहाँ पे चाहिए, लेबर वगैरह वहाँ पे चाहिए, ये सारी कुछ उसके एग्जाम्पल है। इवन कैश्यू नट की बात कर लो, वो भी प्लांटेशन क्रॉप की कैटेगरी में आता है। तो इतना भी फिलहाल आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे रबड़ आंसर हो जाएगा। इंडिया में रबड़ की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? केरला करता है। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो थाईलैंड करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतने सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी वीडियोस को शेयर करते चलो, कमेंट करते चलो कि क्यों बताओ आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज रहती है। जैसे कि पहली 2 वीडियो में आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिला है, वैसे ही रिस्पॉन्स आगे भी मिलना चाहिए। और ये क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन करे जाते हैं, आपको पहले कहा है, इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, या टैक्सेशन हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर बाकी जितना भी आता है, करंट अफेयर्स हो गया, कल्चर हो गया, वो सब कुछ जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4th क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है पक्योंग एयरपोर्ट की बात करें, ये कहाँ पर है? सिक्किम, लद्दाख, नागालैंड या फिर असम? तो पक्योंग एयरपोर्ट की बात करेंगे, देखो ये सिक्किम का इकलौता एयरपोर्ट है, तो कहाँ पर हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। जो इंडिया के, वर्ल्ड के 5 ऊंचे एयरपोर्ट उनमें से ये वाला भी आ जाता है, पक्योंग एयरपोर्ट की बात करेंगे। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की कैटेगरी में भी आता है, और सिक्किम का है। और इसका इनॉग्रेशन भी 2018 में करा गया था, है ना। तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है कि हम बोलेंगे अभी लेटेस्ट किया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 2018 में तो उसका इनॉग्रेशन करा गया था। ऐसे पहले वेस्ट बंगाल के साइड से होना पड़ता था, डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 5th क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, कहाँ का 5th क्वेश्चन, ठीक है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? इंडिया में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करी जाए। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि कितने लोग हैं जो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रह रहे हैं, समझ गए हो। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो हम बोलेंगे वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया यानी कि 1 किलोमीटर इधर कर लो, 1 किलोमीटर इधर कर लो, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, ये बन गया 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। अगर इस एरिया में कम लोग रह रहे हैं तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। अगर इतने एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं हम बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें पूरे इंडिया की, तो इंडिया की कितनी आ रही थी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग रहते हैं, समझ गए। तो इंडिया की। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट, कौन सी स्टेट की सबसे डेंसिटी है, मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग कौन सी जगह पे रहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में वेस्ट बंगाल था। 2001 के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल था, लेकिन 2011 के हिसाब से बात करेंगे तो बिहार है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन पे वो कवर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, लेवल भी थोड़ा आपको ठीक लग रहा होगा। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि अगर आपसे कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए रिलेटेड वाला तो आप आराम से कवर कर सको। फिलहाल वीडियो को शेयर करते रहिए, और जो भी VLW की तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन पिन कर वो मिलेगा, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जाके आपको कई तरह के टेस्ट हो ये भी मिलेंगे। और जिसको VLW की तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ इन्हीं को अटेम्प्ट वगैरह करना है, वो भी उस लिंक पर क्लिक करो या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाके JKSSB VLW टेस्ट सीरीज को ओपन करो। परचेज करने की आपको जरूरत नहीं होगी। वहाँ पे एक फोल्डर बना होगा फ्री टेस्ट सीरीज के नाम से, वहाँ पे सारे टेस्ट वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। मजुली आइलैंड की बात करेंगे, इज इन विच रिवर, वो कौन सी नदी में है। मजुली आइलैंड की बात करेंगे, ये असम में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में है और आता कहाँ पर है? असम में है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड वर्ल्ड का कौन सा है? मजुली आइलैंड ही है ना। इतना भी आपको पता होना चाहिए। तो इसे कल्चर कुछ करके असम का कल्चर वगैरह भी कहा जाता है, ऐसे करके मजुली आइलैंड की बात करेंगे, इसीलिए आपके लिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ पॉलिसी टू इस्टेब्लिश स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आते थे पहले, उसी तरीके से स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाए गए। तो पहली स्टेट इंडिया की कौन सी थी जिसने लॉन्च करे थे स्पेशल एग्रीकल्चर जोन? SAZS के नाम से। जैसे पहले स्पेशली इकोनॉमिक जोन होते थे, वैसे स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाए गए। पहली स्टेट जिसने लॉन्च करा था वो कौन सा था? 3 आप 4 आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बट जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये स्पेशल एग्रीकल्चर जोन है क्या है?
पर्पस क्या था उत्तराखंड का कि हमने क्या करना है, अपने हिली एरिया को इस सेक्टर में लीडिंग स्टेट बनाना है। हमने लीड करना है, ये नहीं सोचना कि पहाड़ी इलाका है तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर, हमने लीड करना है पूरे इंडिया में। इस पर्पस से ये बनाया था। इस जोन में होकर बेसिकली अलग से जोन बनाए जाएंगे एग्रीकल्चर के, जहाँ पे जो सीड होंगे वो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड होंगे, वो वहाँ पे यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होगी, इरिगेशन की नई टेक्निक्स को फॉलो करा जाएगा ना, सॉइल की प्रॉपर स्टडी होगी, ये सब कुछ करके मतलब स्पेशल एग्रीकल्चर का जोन बनाएगा। नाम से समझ आ रहा होगा आपको। तो पहली बार उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट करा, 2011 में इंप्लीमेंट करा था। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन रोबोट नेम्ड व्योममित्र। देखो व्योममित्र एक रोबोट है जो इंडिया के द्वारा डेवलप करा गया था, बट इंडिया के कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा था आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए। देखो व्योम का मतलब होता है स्काई, संस्कृत से लिया गया, मित्र का मतलब फ्रेंड, आपको पता ही है। तो यहाँ से बना स्काई फ्रेंड, इस तरह से व्योम मित्र इसका नाम रखा गया। ये रोबोट है, ये एक्चुअली में किसकी तरह दिखता है, फीमेल की तरह दिखता है। आप देखोगे पूरा, अगर इसकी इमेज आपको स्क्रीन में दिखा रहा होगा तो पूरे फीमेल देखने में लगेगी ना। एक रोबोट है बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया, 4 आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। बट ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा बनाया गया था। पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि बाकी नेशन की बात करें, उन्हें कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है वो स्पेस में जैसे जानवरों को बेच देंगे। तो हमारे इंडिया का ये कहना था कि हम क्यों, अगर कुछ भी हमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करना तो हम क्यों जानवर को यूज करेंगे, हम रोबोट बनाएंगे, रोबोट को यूज करेंगे। जानवर की भी जान होती तो हम एक काम करेंगे, हम जानवरों की जगह रोबोट्स को यूज करेंगे। तो जो व्योम मित्र, इसका पर्पस क्या होगा, जो भी इंडिया के मिशन वगैरह होंगे आने वाले टाइम, जैसे गगनयान मिशन की बात करें, वहां पर इसको जाना है, भेजना है पहले टेस्टिंग वगैरह के लिए ना, जो भी ग्रेविटी वगैरह जो भी स्टडी वगैरह करनी है, तो पहले ये व्योम मित्र जाया करेगा वहां पर, है ना। तो इस पर्पस से बनाया गया। और दूसरा क्या है, उसके बाद देखो एस्ट्रोनॉट वगैरह जाएंगे, उन्हें असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करेगा। ये पर्पस है व्योम मित्र का। और 2020 में शायद से इसे अनवील करा गया था पहली बार, 2020 ही था। हालांकि गलत हो तो मैं एडिट करके बता दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 2020 का वो ईयर था जब इसे अनवील करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। 4 तरह के को पोल्यूटेंट दिए गए हैं। ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी में ऑल ऑफ दीज है। कहा गया इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है एटमॉस्फेयर में। देखो एक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट, एक होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसमें डिफरेंस समझो क्या होता है पहले। प्राइमरी पोल्यूटेंट का मतलब है, नाम से समझ रहा है प्राइमरी, जो डायरेक्ट बाहर, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, वहां से एग्जॉस्ट धुआं वगैरह निकल रहा है, वहां से कुछ पोल्यूटेंट निकल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अनबर्न नाइट्रोजन वगैरह, इस तरह के कई तरह के वहां से जो है पोल्यूटेंट आप कह सकते हो बाहर निकल रहे हैं। तो वो क्या है, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, डायरेक्ट सोर्स से बाहर आ रहे हैं। इंडस्ट्री से कुछ गैसेज, हार्मफुल गैसेज बाहर आ रही है, तो हम वो बोलेंगे वो क्या है, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, वो डायरेक्ट सोर्स से आ रहे हैं। लेकिन दूसरे होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जो एक तरह से आप कह सकते हो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की रिएक्शन की वजह से बनते हैं। जैसे हम बोलेंगे ओजोन। अब ओजोन आपको पता है क्या है, O3 O2 प्लस O यानी कि O3, ये जब मिल जाएंगे इस तरह से तो ओजोन बनाएंगे। तो ऐसा तो बोलोगे ना गाड़ी से ओजोन निकल रहा है या फैक्ट्री से ओजोन निकल रहा है, नहीं ना, जो पोल्यूटेंट्स ऑलरेडी हैं या जो भी है रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं उनकी वजह से ये बन रहा है। तो हम बोलेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी नहीं है। तो ओजोन इसके एग्जाम्पल हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड बोलो या फिर आप एसिड रेन बोलो, एग्जाम में कुछ भी ऑप्शन है तो अपने ये ध्यान पे रखना है कि क्या वो डायरेक्ट सोर्स से निकल रहा है या वो अलग से रिएक्शंस करके बन रहा है। तो उस बात को ध्यान रखना, तो आपको खुद समझ आएगा प्राइमरी पोल्यूटेंट है या सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ऑप्शन के हिसाब से ओजोन यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ही है ना। हाँ, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। जीएसटी इंडिया में कब से इम्प्लीमेंट करा गया था। देखो जैसे आपको पता है, फुल फॉर्म तो पता बताने की जरूरत नहीं है, कल की वीडियो में देखा था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब आपसे पूछ रहा है इंडिया में इंप्लीमेंट कब से करा गया था। ऑप्शन आपको 4 देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई 2017 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ जो 4 टैक्स स्लैब थी, 5% वाली, 12% वाली और 2 स्लैब कौन सी वाली थी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। कहा जा रहा है खीर भवानी फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। खीर भवानी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का फेमस फेस्टिवल है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट कर जाता है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो खीर भवानी फेस्टिवल गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है,
वहाँ पे जाके फॉलो करना है। फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, वहाँ पे जाके फॉलो करना है। ट्विटर भी इसी नाम से है। इंस्टाग्राम फेसबुक में आपको और भी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते रहते हो, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वो ज्वाइन कर लेना। और बाकी किसी भी तरीके का डाउट हो कमेंट सेक्शन बताना, वीडियोस को शेयर करते जाना। आने वाले दिन में क्वेश्चंस ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे, बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा करा गया था? ऑप्शन 4 आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो, अगर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इनके द्वारा स्टार्ट करा गया, जो निर्मल पहले योजना वाला था उसका। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा से स्टार्ट करा गया था। यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन बोला गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंक वाटर सैनिटेशन लेके चलना, पहले वही स्टार्ट करा गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन एंड देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे आपके सामने क्या नाम दिया हुआ है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक तरफ और एक तरफ पर्सन के नाम दिए, पर्सनैलिटीज के नाम दिए, कौन सा मैच सही नहीं है आपको वो बताना है। ध्यान से देखिए, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है किशन महाराज की बात करेंगे, वो सितार से नहीं जुड़े हैं, वो तबला से जुड़े थे, है ना। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी वाला पेयर है वो गलत है, बाकी सब सही, आपको गलत ही बताना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। विच एनिमल वॉज पार्ट ऑफ द सिंबल ऑफ नेताजीज INA फ्लैग। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, उन्होंने जो फ्लैग बनाया था उसमें कौन सा एनिमल था? आपको तो ऊपर आजाद लिखा हुआ होता है, नीचे हिंद लिखा होता है या फौज लिखा होता है, बीच में कौन सा एनिमल था? यहाँ पे टाइगर था बीच में, तो टाइगर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स इज इन्यूमरेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह के पार्ट हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से पार्ट में आते हैं आपसे वो पूछा गया। देखो, ऑप्शन नंबर ए में पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या आता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। यूनियन, पूरा यूनियन मतलब इंडिया की टेरिटरी, ये बताया गया पार्ट 1 में। आर्टिकल नंबर है 1 से लेकर 4 तक। पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे, आता है सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर है 5 से लेकर 11 तक। पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे, आता है फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट नंबर 12 से लेकर 35 तक। पार्ट नंबर 4 में आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल नंबर आपसे क्या पूछा था यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर हैं? तो पार्ट 3 में, और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग was the Prime Minister of Jammu and Kashmir during the reign of Maharaja Hari Singh and later become the Chief Justice of Supreme Court of India। इनमें से कौन ऐसे हैं जो पहले जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे और बाद में महाराजा हरि सिंह के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे? ऑब्वियसली बात है, चारों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। मेहरचंद महाजन, बड़ा कॉमन से क्वेश्चन अगर जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जम्मू कश्मीर LG की बात करेंगे, नया सिस्टम लॉन्च किया गया था लैंड वाला, जमीनों को रिकॉर्ड वाला, उसका क्या नाम रखा गया था? आपकी जमीन आपकी निगरानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। द फेमस पुंछ फोर्ट वॉज कंप्लीटेड बाय। पुंछ फोर्ट, पुंछ किले की बात करें, किसने कंप्लीट करा था? देखो, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में राजा अब्दुल रज़ाक खान, इनके द्वारा स्टार्ट करा गया था ना, इन्होंने स्टार्टिंग कराई थी इसकी फोर्ट की कंस्ट्रक्शन की, लेकिन जो कंप्लीट करा था वो इन्हीं के बेटे ऑप्शन नंबर बी राजा रुस्तम खान के द्वारा कंप्लीट करा गया था। तो आपसे कंप्लीशन का पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा फेवर्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कितने मेंबर से लोकसभा में जिन्होंने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का फेवर करा था? आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 370 आर्टिकल आपको आराम से वहां से याद करा, 370 लोग थे जिन्होंने इसका फेवर करा था। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिल रहा है? सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बाकी यही बोलूंगा, एक बार अभी तक वीडियो नहीं शेयर किया, वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हलमान इज ए वैरायटी ऑफ डैश फ्रूट ग्रोन इन द एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो, हलमान किसकी वैरायटी है? जम्मू कश्मीर में ग्रो करा जाता है, लेकिन किसकी वैरायटी है ये? एप्पल की कोई वैरायटी है, एप्रिकॉट की है, ग्रेप्स की है, चेरी की? तो हलमान जो है वो एप्रिकॉट की वैरायटी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को करेंगे एंड मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।